हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ बच्चों, सर ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये क्या चीज है, ये हम लोग क्यों बनाते हैं, ये कौन बनाता है, क्या ये हर एक अकाउंट होल्डर को बनाना जरूरी है, ये होता क्या है सर। तो मल्टीपल क्वेश्चन इसके बारे में आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो हम एक एक करके सबको आंसर करते चलते हैं। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअल में कब जरूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट्स जब भी आप खोलते हैं बैंक के अंदर, तो बेटा बैंक के अंदर जब भी आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो ये चीज ध्यान रखें कि जो अकाउंट होल्डर है, यानी कि जैसे हमारा अकाउंट है और हम हैं, और इसके पहले एक प्राइमरी बात मैं आपको इस चैप्टर के बारे में और बताऊंगा कि ये जो बीआरएस है वो नॉर्मली जो है सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर पे ही बनाया जाता है। जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं सिर्फ वही लोग बनाते हैं ना, बाकी सेविंग बैंक अकाउंट वाले जो है वो नहीं बनाते। ऐसा नहीं बना सकते, पर बनाते नहीं। तो आप समझिए, जब आप अकाउंट खोलते हैं बैंक के अंदर, तो बड़ा बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं तो दो पार्टी हो गई। एक तो हो गया आपका अकाउंट होल्डर, ठीक है बेटा, और एक हो गया आपका बैंक। दो जने हैं क्योंकि आपने बैंक में अकाउंट खुलाया, तो मेरे पास दो पार्टी है, एक है मेरे पास अकाउंट होल्डर और एक है मेरे पास बैंक। तो अब आप ये चीज समझिए कि जो अकाउंट होल्डर होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है अकाउंट होल्डर। देखो चलिए, ये जो अकाउंट होल्डर होता है ये क्या करता है, ये बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है ना, बड़ी खुशी खुशी से। और ये जो अकाउंट होल्डर है, ये ध्यान रखें, ये पूरी की पूरी अपनी जो बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ये मेंटेन करता है। कहाँ पे बेटा, ये मेंटेन करता है अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक है सर, कहाँ मेंटेन करता है, कैश बुक के कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। ये अपनी सारी अकाउंटिंग मेंटेन करता है, जैसा कि हम लोग कैश बुक में पढ़ के आते हैं, है ना। तो बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आप जो हैं अपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये तो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिए, ये पूरे चैप्टर में ये बार बार ऐसे बोलेगा रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना, या पेमेंट इन कैश बुक, व्हाटएवर। ये जब भी कैश बुक बोलेगा पूरे चैप्टर में, प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखें, ये जब भी बोलेगा कैश बुक के बारे में तो उसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालेंगे, आप ये निकालेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है बेटा, है ना। तो जब भी ये कैश बुक बोलेगा सर, तो कैश बुक का मतलब क्या होगा, कैश बुक का मतलब होगा कैश बुक का बैंक कॉलम, जब तक कि कुछ और नहीं लिख के दिया जाए। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर आप समझे, जो अकाउंट होल्डर है वो कहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है सर, वो रिकॉर्ड करता है कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है। और इस पूरे चैप्टर में जब भी ये कैश बुक बोलेगा तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कैश बुक का बैंक कॉलम। चलिए, ये तो बात हुई बेटा किसकी सर, ये तो बात हुई हमारे पास अकाउंट होल्डर की। ठीक है, हम बात किसी की ध्यान रखिए, करंट अकाउंट में हम हैं, सेविंग अकाउंट और एफडी की बात नहीं कर रहे हम लोग। चलिए, दूसरी तरफ कौन होता है सर, दूसरी तरफ होता है एक अच्छा सा प्यारा सा बढ़िया सा बैंक होता है सर, ऐसा है ना। तो एक अच्छा सा बैंक होता है, और सर ये जो बैंक है ये बैंक है अंदर बहुत बड़ा। ठीक है सर, ये बैंक है। तो ये जो बैंक है ये क्या करता है, ये आपकी रिकॉर्डिंग कहीं तो मेंटेन करता होगा ना। आप इसको पैसे जमा कराते हैं या आप यहाँ से पैसे निकाल के ले जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये कहाँ रिकॉर्डिंग करता है, तो बच्चों ये कहाँ रिकॉर्डिंग करता है, ध्यान रखिएगा। बैंक जो रिकॉर्डिंग रखता है वो किस में रिकॉर्डिंग रखता है, बैंक रिकॉर्डिंग रखता है पासबुक में। हम लोग ये मान के चलते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, वैसे प्रैक्टिकली तो क्या होता है, जो पासबुक होती है ना वो पासबुक भी क्लाइंट के पास ही होती है। ठीक है, और क्लाइंट ही बैंक में ले जाता है और बैंक वालों को बोलता है भाई इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर मेरे, तो वो रिकॉर्ड करके देता है। ये तो प्रैक्टिकल मैटर वाली बात है। अदरवाइज आप ये चीज ध्यान रखें, आप क्योंकि आपको तो एग्जाम देने हैं तो हम तो बुक के हिसाब से बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, बैंक रिकॉर्डिंग कहाँ करता है सर, बैंक रिकॉर्डिंग करता है पासबुक के अंदर, या फिर कभी कभी आपको पासबुक की जगह एक दूसरा नाम मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिए, बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डिंग कौन करता है सर, ये बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डिंग बैंक ही करता है। तो या तो आपको मिलेगा पासबुक, ठीक है, ये वर्ड मिलेगा, या फिर वर्ड कौन सा मिलेगा सर हमको, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये वर्ड हमको देखने को मिलेंगे। फाइन, तो ये काम हमारा हो गया। तो अब ये हमने सीख लिया कि वे दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह पे रिकॉर्डिंग करते हैं, बराबर है। अब देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है,
अगर मैं किसी क्लाइंट को बोल रहा हूं कि भाई मेरे को तेरे से 10,000 रुपए लेने हैं, सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, तो क्लाइंट भी तो यही बोलना चाहिए ना कि हाँ सर मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, बराबर है। अगर दोनों पार्टी ये बोल रही है तो बात बराबर है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट को भाई तेरे को 10,000 देने हैं, क्लाइंट ने कहा नहीं सर 10,000 नहीं, मेरे को 7,000 ही देने हैं आपको। अरे मैंने कहा भाई ऐसे क्या करता है यार, मैं 10,000 बोल रहा हूँ तू 7,000 बोल रहा है। बोले हाँ सर। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आ बैठ के मैच करते हैं। तो उसने मुझे बताया सर देखो 3,000 रुपए ना ये मैंने आपके अकाउंटेंट को दिए 2 दिन पहले, और अकाउंटेंट ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा अच्छा इस वजह से फर्क आ रहा था, तो मेरा क्लाइंट तो 3,000 रुपए मेरे अकाउंटेंट को दे गया, अकाउंटेंट ने अभी तक एंट्री नहीं करी, इसलिए बुक्स में तो 10,000 ही नजर आ रहा है, जबकि क्लाइंट ने तो एंट्री कर ली, वहां पर 7,000 नजर आ रहा है। तो आप समझिए दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, मैच हो गया ना। बिल्कुल यही चीज बेटा हमारे पास यहाँ पे चलती है। हम जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं एज एन अकाउंट होल्डर बैंक के अंदर, तो जो बैलेंस हम हमारा बैंक में बता रहे हैं, बैंक भी तो वही बैलेंस हमारा बताना चाहिए ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बैंक में 50,000 जमा है, तो और मैं बैंक में जाके पूछूं सर मेरा बैलेंस बताओ, तो बैंक को भी ये बोलना चाहिए कि हाँ सर आपके 50,000 रुपए जमा है, लेकिन बैंक तो कुछ और ही बोल रहा है, कम बता रहा है ज्यादा बता रहा है, वो कुछ भी बता सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ का बैलेंस किस किस का, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, ठीक है सर। तो अगर कैश बुक, तो मैंने आपको बोला इस पूरे चैप्टर में मैं जब भी कैश बुक बोलूंगा तो कैश बुक का मतलब होगा कैश बुक का बैंक कॉलम। तो आप समझिए कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका और पासबुक का दोनों का बैलेंस एक ही तरह का होना चाहिए ना। लेकिन अगर दोनों का बैलेंस अलग अलग आ रहा है, इट इज नॉट मैच, सर ये एक तरह का नहीं है, अलग अलग आ रहा है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस अलग आ रहा है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस अलग आ रहा है। तो बच्चों जब इसके अंदर कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस अगर अलग अलग आता है, बैलेंस मैच नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ ट्रांजैक्शन है जो या तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करे या फिर हमने रिकॉर्ड नहीं करे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। सिंपल सी बात ये है। हमने कहा ठीक है भाई, तो अब क्या करें, तो अब इस डिफरेंस को, ये जो हमारा बैलेंस नहीं मैच हो रहा है सर, इस डिफरेंस को मैच करने के लिए ही हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज समझिए कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है सर, ये स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट, द रीजन बिहाइंड दैट टू मैच और फाइंड द डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों का जो बैलेंस है उसको मैच करने के लिए, ठीक है। तो दोनों के बैलेंस को मैच करने के लिए, यानी कि डिफरेंस हम ढूंढेंगे और बताएंगे देखो ऐसा ऐसा रीजन है। सो टू मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है सर। तो कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस हम मैच करना चाहते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम बीआरएस, ठीक है बेटा। ये आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे सर, शॉर्ट में हम इसे कहेंगे BRS, ठीक है। तो हम बनाते हैं BRS। तो BRS का पर्पस क्या होता है, टू मैच आवर कैश बुक एंड द पासबुक, ये हमारा पर्पस होता है, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि सर BRS बनाता कौन है, सर BRS बैंक वाले बनाएंगे या BRS हम बनाएंगे। तो बेटा इसका आंसर ध्यान रखिए, जो BRS है, BRS विल बी प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर। जैसे अगर आपका अकाउंट है ना तो आपको ही बनाना पड़ेगा, बैंक वाले बोलेंगे मेरी बैंक में तो एक एक ब्रांच में इतने सारे अकाउंट है भैया, मैं कहाँ BRS बनाऊंगा, मेरे को पता नहीं। इसलिए ध्यान रखिए BRS कौन बनाता है। सो हु विल प्रिपेयर BRS, सर अकाउंट होल्डर विल प्रिपेयर द BRS, ठीक है। देन व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर, कब बनाया जाता है, तो बेटा इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, जब आपका मन करे, है ना, जब फालतू बैठा हुआ बना लो, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली भी मैं ये चीज आपकी क्लियर करूंगा। होता क्या है कि हम लोग जब 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तो जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि हमें बैंक बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम बैंक में जाके पूछते हैं और उसका बैलेंस हमारे कैश बुक से मैच करते हैं। तो मैच नहीं होता तो फिर देखते हैं भाई कहाँ गलती है, तो उसको सही करो, रिकॉर्डिंग को बराबर करो, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस तो मैच ही होगा। तो वैसे तब बनाया जाता है, पर ये कोई फिक्स नहीं है ना, आप BRS को किसी भी डेट पे बना सकते हैं। सो वी कैन प्रिपेयर BRS ऑन एनी डेट, तो किसी भी डेट पे सर आप BRS बना सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, क्या BRS फाइनल अकाउंट का पार्ट है,
क्या BRS फाइनल अकाउंट का पार्ट है? सर द आंसर इज नो, BRS फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. ठीक है बेटा, तो सर BRS जो है वो हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं. सबसे पहली बात तो सर BRS कौन बनाता है? इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर. कब बनाएंगे सर? व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर. सर वी कैन प्रिपेयर एट एनी डेट, आप कभी भी बना सकते हैं. और क्या सर BRS फाइनल अकाउंट का पार्ट है? सर द आंसर इज नो, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है. ठीक है, चलिए ये हमने बात करी रिगार्डिंग BRS कि भाई फाइनल अकाउंट का पार्ट है या नहीं है. अब BRS का हम थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द BRS, होता क्या है? So there are difference between the bank balance as per the passbook and as per the bank account maintained by the firm. Now these difference are due to the many reasons. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अभी हम बात करेंगे इन सबकी. Bank reconciliation statement is an attempt to identify the reason of these difference and to take the remedial action. Okay, wherever necessary. तो जहां जहां जरूरी है वहां आपको एक प्रॉपर एक्शन इसका लेना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे. अब हमारे समझने की चीज क्या सर? अब हमारे समझने की चीज ये है कि सर कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, मुझे कैसे पता पड़ेगा सर कि ये डिफरेंस हैं या नहीं है? तो चलिए कुछ डिफरेंस यहाँ पर है, बाकी फिर मैं आपको और बताऊंगा. तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं ये सारे रीजन आपको बताऊंगा और हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा बेटा कि ये जो रीजन हम लोग देख रहे हैं इन रीजन की वजह से कहाँ क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, किस जगह का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, किस जगह का बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाता है ना, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. तो हमारे पास है रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड द बैंक अकाउंट मेंटेन बाय द फर्म. देखिए पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखिए चेक इशूड, तो आप चाहे तो जैसे कि मैंने इतनी बार बोल रखा है बेटा, कॉपी मेंटेन करके बैठे हैं आप अपनी. चेक इशूड का मतलब लिख लो. चेक इशूड का मतलब आप चाहे लिख लें. तो चेक इशूड का मतलब है पेमेंट बाय चेक. चेक इशूड का क्या मतलब है सर? चेक इशूड का मतलब है पेमेंट बाय चेक. ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे. चलिए तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा कि भाई चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, इसका मतलब ये है. चलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं रीजन भी खुद ही लिखता हूं और सारा काम खुद ही करता हूं. देखिए सबसे पहला check issued for payment, check issued for payment but not presented in the bank. तो बेटा इसका क्या मतलब है समझिएगा आप. बट चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, इसका मतलब ये है, आप मान के चलिए कि मैंने अपने किसी सप्लायर को चेक दिया है ना, मैंने कहा ले भाई तेरे को पेमेंट देना था, ये पेमेंट का चेक ले जा. तो मैंने तो चेक दिया. अब मैंने सप्लायर को चेक दिया तो मैं तो क्या एंट्री करूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. अच्छा मैं तो उसी दिन एंट्री कर दूंगा ना, आप समझिए लॉजिकल, आप समझिए भाई, मैं तो उसी दिन एंट्री कर दूंगा. तो जैसे अगर मैंने आज चेक दिया तो मैं तो आज ही एंट्री कर दूंगा. देखो जैसे ही मैं ये एंट्री करूंगा वैसे ही मेरे कैश बुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस कम हो जाएगा ना मेरा, क्योंकि एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिटर टू बैंक. आप पेमेंट कर रहे हैं, आप करेंगे बाय क्रेडिटर, और ऐसा करते ही आपकी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा हाथों हाथ ही. ठीक है, अब लेकिन अब आप लॉजिक समझिए. अच्छा इसमें एक चीज समझिएगा, अगर आपको एक तरफ का ट्रीटमेंट समझ में आ गया ना तो दूसरी तरफ का ट्रीटमेंट आप अपने आप कर सकते हो. अपने आप कर सकते हो मीन्स इसका ये मतलब है दोनों जगह रिवर्स साइन चलते हैं बेटा. क्या मतलब है सर? मीनिंग समझिएगा. अगर आपको ये बात क्लियर है कि कैश बुक माइनस हो चुकी है तो अल्टीमेटली आप पासबुक बताए कौन सा साइन लगा दो? पासबुक में प्लस का साइन लगा दो. क्या मीनिंग है समझिएगा. इसका मतलब ये है कि कैश बुक में तो बैलेंस माइनस हो चुका है लेकिन पासबुक में बैलेंस अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो कंपैरेटिवली पासबुक का बैलेंस अभी प्लस में चल रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए बेटा मेरा बैंक बैलेंस है 50,000 रुपए. ठीक है, मैंने 10,000 का चेक इशू करा, तो जैसे ही मैं 10,000 का चेक इशू करूंगा मेरा तो बैलेंस 50 की जगह कितना रह जाएगा? 40 रह जाएगा. लेकिन मैंने अपने जिस सप्लायर को चेक दिया है वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं.
क्योंकि चेक तो क्या वैलिड होता है 3 महीने तक। उसने कहा ठीक है यार अगले वीक चले जाएंगे, तो वो चेक उसके पास ही पड़ा हुआ है, वो मेरे बैंक में अभी तक गया ही नहीं पैसे लेने। तो इसीलिए मेरा जो बैंक बैलेंस बैंक में नजर आ रहा होगा वो कितना नजर आ रहा होगा 50, जबकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस कितना नजर आ रहा होगा 40। तो ध्यान रखिए कैश बुक हमारी माइनस हुई है, इसका मतलब पासबुक हमारी प्लस चल रही। तो पासबुक प्लस होने का मतलब ये नहीं कि पासबुक में पैसा बढ़ गया, पासबुक प्लस होने का मतलब ये है कि कंपैरेटिवली पासबुक में पैसा ज्यादा, जैसे दोनों में बैलेंस बराबर था 50-50 का था, कैश बुक में 10,000 कम हो गया। अगर कैश बुक में 10,000 कम हो गया तो अल्टीमेटली पासबुक का बैलेंस ऊपर नजर आ रहा है ना, कैश बुक का नीचे नजर आ रहा है। तो कंपैरेटिवली पासबुक प्लस है और कैश बुक माइनस है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है बस यही सीखना है कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, इसको पता है एग्जामिनर कई बार क्या लिखता है, सीधा ऐसे भी लिख देता है, मैं आपको बताऊं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक सीधा शॉर्ट में लिखता है। वो तो ये मान के चलता है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, ये चीज तो मैं भी मान लेता हूं, लेकिन वो आपको थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेता है, बस ये प्रॉब्लम है। ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक डायरेक्टली लिख देता है वो तो, ये अनप्रेजेंटेड चेक, खत्म कहानी। तो अनप्रेजेंटेड चेक लिख दिया और कुछ लिखा ही नहीं। तब आप बोलो सर इसका क्या मतलब है, तो भाई अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब यही है कि हमने चेक इशूड करा है, ठीक है बेटा, हमने चेक इशूड करा है फॉर पेमेंट बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, चलिए ये तो पॉइंट नंबर 1। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड भी आता है और एक वर्ड में हाथों हाथ लिख दो ऐसे भी आता है चेक पेड इनटू बैंक, तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। तो चेक भले डिपॉजिटेड लिखा हो भले पेड लिखा हो, मतलब एक ही है। तो चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, बैंक बट not collected by बैंक। और उसको पता है शॉर्ट में क्या कई बार देते हैं, इसको शॉर्ट में देता है एग्जामिनर अनकलेक्टेड चेक। लो साहब, अनकलेक्टेड चेक क्या देता है, सीधा अनकलेक्टेड चेक देता है। आप लगाते रहो अपना दिमाग, चलो सर अब इसका क्या मतलब है समझिएगा बेटा। इसका ये मतलब होता है कि हमने क्या करा, हमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है, तो हमने तो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, पर आपको पता होगा कि आप भले ही आज की तारीख में चेक डिपॉजिट करा दें बैंक में, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बैंक में जब आप चेक डिपॉजिट कराते हो तो पैसा क्लियर होने में टाइम लगता है, ऐसे कोई मजाक थोड़ी ना हो रही है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मंडे को चेक डाला, तो जरूरी नहीं है कि मंडे को ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। हो सकता है आपने मंडे को चेक डाला है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, इवन कई बार थर्सडे, इतना टाइम भी लग जाता है ना, 3-3 दिन लग जाते हैं। तो हो सकता है कि आपने तो चेक मंडे को डाल दिया, लेकिन आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जो अमाउंट आया है, फॉर एग्जांपल वो अमाउंट आया वेडनेसडे या थर्सडे को, हो सकता है ना। तो अब क्या फर्क पड़ेगा समझिए। देखिए, जब आप चेक डिपॉजिट कराते हैं तो एंट्री हमारे होते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने चेक अगर किसी कस्टमर से मिला, जैसे किसी हमारा कस्टमर है राजीव, राजीव से चेक मिला, हमने ऑन द स्पॉट जमा करा दिया, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव, यही एंट्री होती है। अब आप समझिए बेटा, जैसे ही आप चेक डिपॉजिट कराते हैं ना, आप कैश बुक में अपना बैलेंस क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्या वो एक्चुअली में सेम डे बढ़ जाता है क्या? नहीं सर, सेम डे नहीं बढ़ता है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था, अगर आप एक तरफ का साइन लगाना सीख गए तो दूसरी तरफ का साइन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ सर ऐसा करने से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कैश बुक का मतलब है यहाँ पर कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैश बुक में हमारा पैसा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली पासबुक में पैसा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, और जिसको क्या बोलते हैं अनकलेक्टेड चेक। इसकी वजह से कैश बुक प्लस होती है और पासबुक माइनस होती है, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड, amount direct deposited by customer, amount direct deposited by customer and we don't have any intimation, and
वी डोंट हैव एनी इंटीमेशन, डोंट हैव एनी इंटीमेशन और एनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, एक ही बात है। एनी इंफॉर्मेशन क्या मतलब है? देखिए बेटा, इसका ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपसे फीस लेनी है, मैंने कहा भाई फीस जमा कराओ ना फटाफट, क्या कर रहे हो बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो? आपने कहा चलो ठीक है, आज ही आपने फीस जमा करा दी, मुझे पता ही नहीं, मुझे आपने कॉल ही नहीं की। अब आप समझिए इस केस में क्या होगा। देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। मैं तो आंसर दूंगा इसे ही, पर एक बार आप भी अपने मन ही मन में एक आंसर निकाल के देखो इसका क्या आंसर होना चाहिए। लॉजिक समझिए, कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिए। क्या करा कस्टमर ने? सीधा हमारे बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए हमारे बैंक अकाउंट में। तो आप लॉजिक समझिए बेटा, कस्टमर ने अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए तो पैसे कहाँ जमा हुए? आपके पास जमा हुए या बैंक के पास जमा हुए? सर पैसे तो बैंक के पास जमा हुए। बैंक आपकी रिकॉर्डिंग किस में मेंटेन करता है? सर बैंक हमारी रिकॉर्डिंग मेंटेन करता है पासबुक में। यानी कि जब कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराया तो हमारी पासबुक तो क्या हो जाएगी? सर हमारी पासबुक तो हो जाएगी प्लस, क्योंकि वहाँ पैसा जमा हो चुका है। तो मैंने आपको कहा था बस आप तो एक ही सेंस सीख लो, अगर पासबुक में प्लस है तो अल्टीमेटली कैश बुक क्या हो जाएगी? सर अल्टीमेटली कैश बुक हो जाएगी माइनस। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली पासबुक में पैसा ज्यादा होगा ना सर, पासबुक ऊपर चली जाएगी प्लस, कैश बुक नीचे आ जाएगी माइनस। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल LIC प्रीमियम, ठीक है, और इट मे बी योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। चलिए अब ये चीज क्या होती है, देखिए पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंस और स्टैंडिंग चार्जेस आप बोल सकते हैं, एज पर अवर ऑर्डर होता है ये, ऑफ LIC प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। देखिए समझिएगा अब इसको, होता क्या है कि जैसे आपका LIC का पेमेंट है या आपके लाइट्स के बिल है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप तो बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है, और आपका जो घर है वो जयपुर के अंदर है। अब वहां तो लाइट के बिल आते हैं। अब क्या बॉम्बे से हर महीने आओगे क्या पैसे जमा कराना? पॉसिबल नहीं है ना सर। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपने बैंक को ये काम सौंप सकते हैं। आप बैंक को बोल सकते हैं कि सर मेरा हर 2 महीने में या मेरा हर महीने जो है वो लाइट का बिल आता है, तो प्लीज आप ये मेरा बिल जमा करें। उन्होंने ठीक है सर जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले में बैंक क्या करता है, कुछ पेमेंट एज पर यूजुअल देयर नेचर, इसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक जो है कुछ पेमेंट आपके अकाउंट से चार्ज करेगा, ठीक है, बाकी वो पेमेंट कर देगा टाइम टू टाइम। अब आप समझिए बैंक ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर एग्जांपल LIC प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप समझिए इसमें होता क्या है, ये आपकी कैश बुक और एक आपकी पासबुक। पेमेंट किसने किया? आपने किया कि बैंक ने किया? सर पेमेंट तो बैंक ने किया, तो इसलिए एंट्री भी कौन करेगा? एंट्री बैंक करेगा। सर जब बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल के आपका लाइट वाइट का बिल भरेगा या LIC प्रीमियम भरेगा तो पासबुक में क्या फर्क पड़ेगा? सर पासबुक में हमारा बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक ने यहां से पैसे निकाल के पेमेंट कर दिया है, सिंपल। तो पासबुक में बैलेंस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली कैश बुक में क्या होगा? सर कैश बुक में हमारा अमाउंट प्लस रहेगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली चलता है बेटा, है ना, जैसे दोनों का बैलेंस था कैश बुक एंड पासबुक, पासबुक में से कुछ पैसे निकल गए तो पासबुक का बैलेंस हो गया कम, तो पासबुक का कम है तो कैश बुक का इसके कंपेयर में कंपैरेटिवली बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत सोचना आप कि वहां से पैसा कट गया तो सर कैश बुक कैसे ऐड हो गया, हमारा तो समझ ही नहीं आया। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट होता है ये कंपेरेटिव होता है ना। कंपेरेटिवली एक जगह अगर बैलेंस कम है तो दूसरी जगह बैलेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा हो गया, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, कुछ भी आ सकता है ना, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक,
ध्यान रखना जब भी ये लिखा रहेगा ना डेबिटेड बाय बैंक, अगर ये वर्ड कहीं भी आपको मिलता है तो भैया डेबिटेड बाय बैंक का मतलब खोपड़ी में हार्ड डिस्क में फिट कर लो। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक्सपेंसेस की। डेबिटेड बाय बैंक क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, बैंक क्या करेगा? मंथली इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आपको फोन करेगा क्या, हेलो सर आपके अकाउंट में पैसे हैं क्या, मैं इंटरेस्ट निकाल लूं क्या? ऐसे नहीं होता भैया, ECS होता है, इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सिस्टम। बैंक क्या करेगा, आपसे पहले फिक्स कर लेगा भैया हर महीने की 5 तारीख को हम इंटरेस्ट का पैसा निकाल लेंगे। हमने कहा ठीक है सर निकाल लेना, तो हर महीने की 5 तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। या जैसे बैंक चार्ज होते हैं, अगर आपका अकाउंट है और आपने से ATM वगैरह ले रखा है तो बैंक से फोन आता है क्या, सर अगर आप बोलो तो हम ATM का चार्जेस काट ले क्या सर? ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, वो लोग तो भैया बिना कहे पैसे काट लेते हैं, तो बिना कहे वो पैसे काट लेते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप समझिए, आप तो मेंटेन क्या करते हो सर? हम तो मेंटेन करते हैं कैश बुक। और बैंक क्या मेंटेन करता है सर? बैंक मेंटेन करता है पासबुक। तो हम तो मेंटेन करते हैं कैश बुक, बैंक मेंटेन करता है पासबुक। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आएगा? क्या ट्रांजेक्शन था? इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा सर? इसका इफेक्ट ये आएगा कि पैसे कटेंगे, और पैसे कहां से कटेंगे सर? पैसे कटेंगे पासबुक में से। पासबुक होगी माइनस, जबकि कैश बुक हो जाएगी आपकी प्लस। ठीक है, तो पासबुक रहेगी माइनस और कैश बुक रहेगी प्लस। चलिए अब इसका हम उल्टा भी तो कर सकते थे ना। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसका उल्टा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका क्या मतलब है सर? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का ये मतलब है, लिख लो जैसे वहां एक्सपेंस था वैसे यहां क्या होगा, वैसे यहां होगी इनकम। तो जब भी वर्ड क्या आएगा क्रेडिटेड बाय बैंक, तो सर क्रेडिटेड बाय बैंक का क्या मतलब है सर? क्रेडिटेड बाय बैंक का ये मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं। अच्छा, बैंक कभी कभी ऐसे काम करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है। आप ऐसे मत मानो कि बैंक हमेशा खराब ही काम करेगा, बैंक है ना कभी कभी अच्छे अच्छे काम भी करता है पैसे डालने के। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। सर क्या करें, दो चीजें होती है सर, एक होता है कैश बुक और सर एक होता है पासबुक। तो बैंक ने इंटरेस्ट डाला, कहां डाला होगा? पासबुक में डाला होगा। तो पासबुक में उन्होंने पैसे डाले, पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा, इसके अलावा फिर बढ़ते हैं आगे, काफी सारे पॉइंट है लगभग, वैसे आधे पॉइंट तो मैं आपको करवा चुका। देखिए हम नंबर अगर नंबरिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पे नंबर डाला 4, देन 5th, देन 6, देन अभी हम बात करेंगे 7 की। चलिए तो पॉइंट नंबर 7 को पढ़ेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि डिविडेंड, ये डिविडेंड है ना आपके लिए हमेशा इनकम होती है, खोपड़ी में बात ध्यान रख लेना। डिविडेंड और रेंट कलेक्टेड बाय बैंक as per standing order, as per standing order। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको भी एक पॉइंट पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था जैसे आप बॉम्बे में रहते हो, ये वाला पॉइंट पढ़ा था मैंने आपको। मैंने बोला था जैसे आप बॉम्बे में रहते हो और आपके लिए पॉसिबल नहीं है हर महीने आना, तो आपने बैंक को बोला क्या कि भाई मेरा जो लाइट वेट का बिल है, जो LIC प्रीमियम है, ये आप भर दिया करो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के। तो जस्ट ऐसे उल्टे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कोई हॉस्टल है ना, अब आपको पता है तो इंडिया में जब तक पैसे आप मांगोगे ना पैसे मिलेंगे नहीं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्टल है और आप बाहर कहीं रहते हैं, तो आपने बैंक को बोला कि भाई एक काम क्या करो, हर महीने जाके मेरे हॉस्टल में से जो है किराया रेंट रिकवर करके और मेरे अकाउंट में डाल दिया करो। बैंक ने कहा ठीक है सर, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम डाल देंगे, हम इसके बदले में चार्जेस लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लेना, तुम आदत से मजबूर हो, तुम पैसे लिए मानोगे। बैंक ने कहा सर बिल्कुल लेंगे। तो बैंक वाले क्या करेंगे कि आपके हॉस्टल में जाएंगे और जो रेंट का पैसा बनता है वो रेंट का पैसा लाएंगे और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, सिंपल। इसके बदले में वो कुछ चार्जेस लेंगे, वो बैंक चार्ज अलग से। पर अभी तो क्या होगा, अच्छा ऐसे क्या होता है ना, डिविडेंड क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा
बिजनेस स्टडीज में कि भाई कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा आपने शेयर होल्डर को देती है। तो हो सकता है आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह हो और आपके पास डिविडेंड की इनकम का चेक आया हो, तो बैंक ने वो चेक कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल दिया। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? देखिए दो चीजें हैं, कैश बुक और पासबुक। पहली बात तो समझो कि पहले एंट्री क्या हो जाएगी, कैश बुक में या पासबुक में? सर पहले एंट्री पासबुक में होगी क्योंकि बैंक हमारी तरफ से डीलिंग कर रहा है। तो बैंक हॉस्टल का किराया रिकवर करके लाया और उसने हमारे अकाउंट के अंदर डाल दिया। क्या फर्क पड़ेगा? सर पासबुक हमारी हो जाएगी प्लस, ठीक है, पासबुक प्लस। तो अल्टीमेटली कैश बुक के आगे क्या साइन लगा दें? सर कैश बुक हो जाएगी आपकी माइनस, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगले रीजन की तरफ। पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर एंड वी हैव नो इंफॉर्मेशन। और हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा, वी हैव नो इंफॉर्मेशन। देखिए अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। डिसऑनर या इसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं चेक को बाउंस होना, है ना। तो चेक का बाउंस होना, भाई चेक कैसे बाउंस हो जाता है ये समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे आपने मेरे को फीस का चेक दिया, ठीक है साहब, आपने मुझे फीस का चेक दिया, वो चेक मैंने मेरे बैंक अकाउंट में लगा दिया, ठीक है। मेरे बैंक वाले आपके बैंक वाले से बोलेंगे कि सर ये पेमेंट हमारे यहाँ ट्रांसफर करो। अब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, है ना, मामू बना दिया तुमने, तो चेक दे दिया मेरे को और तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं, तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो मेरे बैंक वाले क्या करेंगे ना, वो चेक मुझे वापस भेज देंगे। लेकिन मैंने तो चेक डिपॉजिट करा दिया, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा आहा मजा आ गया, पैसे आ गए अकाउंट के अंदर, पैसे जमा हो गए, मैंने तो ये मान लिया, है ना। तो आपने जैसे मुझे चेक दिया मैंने बैंक में जमा करा दिया और मैंने तो मान लिया पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैंने तो क्या कर रखा है, पासबुक कैश बुक को प्लस, मैं तो मान के बैठा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन वहां तो चेक ही क्या हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया और मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं तो कैश बुक प्लस करके बैठा हूं, लेकिन मेरी पासबुक कौन से इवेंट में चल रही है, माइनस में चल रही है, ठीक है। तो मैंने तो कैश बुक में पैसा प्लस कर दिया, मेरी तरफ से कैश बुक प्लस है, लेकिन पासबुक के अंदर ये पॉइंट आपका माइनस में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर और बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि 8 पॉइंट होगा ना, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, ठीक है। तो आप जब तक इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको देखिए और इन पॉइंट्स को खुद लॉजिकल भी समझिए, और कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।